नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, परिष्कार क्लासेज सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो हम अशोक मौर्य साम्राज्य चल रहा था। मौर्य साम्राज्य में अशोक के बारे में कुछ ज़्यादातर पढ़ लिया था। तो अशोक का साम्राज्य मैंने आपको बताया था, पिछले में थोड़ा बिंदुसार का टाइम पीरियड बताया था, थोड़ा सा मिस वो से भूलवंश। लेकिन अशोक का साम्राज्य था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। तो मैंने अशोक के अभिलेखों के बारे में और मैंने उसका श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार, खोतान में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार और बौद्ध धम्म और बौद्ध का स्वरूप, बौद्ध धर्म के लेकर विवाद, इनके बारे में बता दिया था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अशोक के अभिलेख। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि अशोक के अभिलेख क्या है। तो आपको पता है अभिलेख धातु, मिट्टी, पत्थरों या शिलालेखों पर लिखे जाते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? अभिलेख। सबसे पहले प्रश्न अभिलेख कि अशोक सम्राट को अभिलेख लिखने की प्रथम मतलब मौर्य साम्राज्य में अभिलेख लिखने की प्रथा जो चलाई थी, सबसे पहले वो किसने चलाई थी? सम्राट अशोक ने। अशोक से पहले किसी ने अभिलेख लिखने की प्रथा नहीं चलाई थी। उसके बाद में आपके प्रश्न बनता है कि अशोक ने अभिलेख लिखने की या अशोक को अभिलेख लिखने की प्रथा चलाई थी या जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने की प्रथा चलाई थी। अशोक ने जनता को अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया या जनता को प्रचार प्रसार किया। अब उसके बाद में क्वेश्चन आता है मौर्य काल से पूर्व, ऐसा एक हमें प्रमाण मिलता है कि मौर्य काल से पहले भी इसके अभिलेखों के माध्यम से प्रमाण या ब्रह्म लिपि का प्रमाण हमें मिल गया था। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मौर्य काल से पहले, मौर्य काल से पूर्व, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मौर्य काल से पूर्व, आपको पता है मौर्य काल से पहले या मौर्य काल से पूर्व हमें ब्रह्मलिपि से मिला एक मर्दभांड मिला। ब्रह्मलिपि से या ब्रह्मलिपि से हमें अनुराधापुर से, मौर्य काल से पूर्व हमें ब्रह्मलिपि से लिखा या मर्दभांड मिला। और ये मर्दभांड मिला था कहाँ? अनुराधापुर से। और अनुराधापुर आपको पता है कहाँ से है? श्रीलंका में है। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य काल से पूर्व ब्रह्मलिपि और अनुराधापुर से हमें मर्दभांड मिला। इससे यहाँ पर ये पता चलता था कि यहाँ पर मर्दभांडों पर ब्रह्मलिपि या ब्रह्मलिपि का यहाँ पर मर्दभांड से प्रमाण मिले। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अभिलेख लिखने की या मर्दभांड से हमें सिद्ध होता था कि वहाँ के लोग ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे। उसके बाद में यदि यहाँ से प्रश्न उठता है कि अशोक, आपको पता है इस अशोक से पहले, यदि मैं बात करूं अशोक से पहले पिंपरवा, मंजूसा, सोहेगोरा, महास्थान। अशोक से पहले पिंपरवा, मंजूसा, सोहेगोरा, महास्थान, ये अशोक से पहले के अभिलेख है। ये अशोक से पहले के क्या है? अभिलेख है। तो हम कह सकते हैं कि अशोक से पहले से पिंपरवा, मंजूसा, सोहेगोरा, महास्थान अशोक से पहले के अभिलेख हैं। ये अभिलेख किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। इससे हमें पता चलता है कि अशोक से पहले अभिलेख लिखने की प्रथा क्या थी? लेकिन जनता को संबोधित करने की जो प्रथा चलाई थी वो किसने चलाई थी? सम्राट अशोक ने। उसके बाद में आपके यहाँ से एक और प्रश्न बनता है अभिलेखों के माध्यम से कि अशोक ने जो, बहुत शानदार क्वेश्चन, अशोक ने अभिलेखों को उत्कीर्ण, शानदार क्वेश्चन है। अशोक ने अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाने की शिक्षा अखामनी, बहुत शानदार क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाने की जो प्रेरणा मिली, करवाने की प्रेरणा या शिक्षा हकामनी है। खामनी शासक, हकामनी शासक डेरियस, या तो डेरियस आएगा, डेरियस फर्स्ट, या क्वेश्चन में आ जाएगा दारा। तो हम कह सकते हैं कि अशोक को अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाने की जो दिशा या अशोक को अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाने की प्रेरणा
हकामनी शासक या हकामनी वंश के शासक डेरियस प्रथम या दारा से मिली। उसके बाद में यहाँ प्रश्न ये बनता है कि अशोक के ये, अब आपसे प्रश्न मैंने पीछे पढ़ा भी दिया कि ये तो इनका अशोक के अभिलेखों का क्या था प्रमाण। अब आपको लिखना है कि अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अशोक के अभिलेखों की भाषा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और उन्होंने जो जनसाधारण की क्या होती थी? भाषा, ये हम कह सकते हैं जनसाधारण की जो भाषा होती थी। तो अशोक ने अभिलेखों की भाषा क्या अपनाई? प्राकृत अपनाई। उसके बाद में आपसे यहाँ से मैंने आपको पीछे पढ़ा भी दिया है। जैसे मैं यदि बात करूँ दिल्ली मेरठ, तो इस दिल्ली मेरठ शिलालेख को सबसे पहले क्या किया गया था? खोजा गया था। दिल्ली मेरठ स्तंभ अभिलेख को सबसे पहले खोजा गया था। ये दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख था, ये पहले आपको पता है मेरठ यूपी में था। कहाँ था? मेरठ यूपी में। इसको फिरोज शाह तुगलक ने इसको सबसे, हम कह सकते हैं ये फिरोज शाह तुगलक का मतलब था। इसे फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से उठाया और दिल्ली में क्या कर दिया था? स्थापित। तो दिल्ली मेरठ स्तंभ को सबसे पहले आपको पता है टिफे थैलर ने 1750 में इसे खोजा गया था और मेरठ से लाकर इसको कहाँ? दिल्ली में इसे फिरोज शाह, जहाँ एक शिकार महल है, उस महल में इसे क्या कर दिया था? स्थापित कर दिया था। और उसके बाद में यदि प्रश्न आ जाए कि दिल्ली टोपरा, तो ये भी मैंने आपको बताया था दिल्ली टोपरा। तो दिल्ली टोपरा भी एक स्तंभ था। दिल्ली टोपरा ऐसे स्तंभ है। दिल्ली टोपरा आपको पता है पहले अंबाला हरियाणा में था। अंबाला हरियाणा में, तो दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख दिल्ली अंबाला हरियाणा में था। उसके बाद में आपको पता है, ये ध्यान रखना, उसको तो छोटी लाट कहते हैं, छोटी लाट, और इसको बड़ी लाट कहते हैं, अशोक की बड़ी लाट। तो दिल्ली टोपरा अंबाला हरियाणा में था। इसको 1837 में आपको पता है जेम्स प्रिंसेप ने इसे क्या कर लिया था? ब्राह्मी लिपि में इसे उद्वाचन कर लिया था। क्या कर लिया था? ब्रह्म लिपि में इसे उद्वाचन कर लिया था या पढ़ लिया था। और इसी को आपको पता है बड़ी लाट कहते हैं। अशोक की क्या कहते हैं? बड़ी लाट। और इसी मतलब स्तंभ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में क्या करवा दिया था? स्थापित करा दिया था। और आपको ये भी पता होगा इसी दिल्ली टोपरा अंबाला हरियाणा में अशोक के 7 स्तंभ थे। जो 6 स्तंभ तो अलग अलग स्थानों से मिले, एक जगह 7 स्तंभ जो उत्कीर्ण किए गए थे वो कौन से थे? दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख में उत्कीर्ण किए गए थे। उसके बाद में ध्यान में, और आपको पता ही मैंने पीछे बता भी दिया, दिल्ली टोपरा या दिल्ली मेरठ जो अभिलेख हैं, इन स्तंभ की इनकी हमें जानकारी फिरोज शाह तुगलक की पुस्तक थी, या फिरोज शाह उसके दरबार में शमसे सिराज अफीम रहते थे, जिन्होंने तारीख फिरोज शाह में उनके क्या किया गया था? वर्णन किया गया था। अब आपसे ध्यान में रखना है इसके बाद में और क्या प्रश्न बनता है कि और भी इसमें शानदार क्वेश्चन बनते हैं कि अशोक ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों में लिपि, अशोक के अभिलेखों की लिपियां, तो आपको पता है अशोक ने 4 लिपियों का, अशोक के अभिलेखों की लिपि, तो आपको पता है अशोक ने कितनी लिपियों का? 4 लिपि। अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। तो अशोक के अभिलेख जितने भी थे उनमें कितनी लिपियों का? 4। तो लिपि कितनी थी अशोक के समय में? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अशोक ने 4 लिपियों का प्रयोग किया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अशोक ने 4 लिपियों का क्या किया था? प्रयोग किया था। अब आपसे ज़्यादातर ध्यान में रखना है, ज़्यादातर जो इसके अभिलेख थे वो ब्राह्मी या अरेमाइक इन लिपियों में लिखे गए थे, या हम कह सकते हैं ब्राह्मी लिपि में ज़्यादातर अभिलेख थे। तो अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों का क्या किया गया था? प्रयोग। अब आपसे वो पूछेगा 4 लिपियाँ कौन कौन सी? तो एक तो देखो ब्रह्म लिपि या ब्राह्मी लिपि, या दूसरी इसको कह सकते हैं खरोष्टी लिपि, और तीसरी हम कह सकते हैं ग्रीक कह दो या यूनानी कह दो, एक ही बात है, यूनानी। और चौथी यदि बात करें आरामाइक लिपि। ये अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों का क्या किया गया था? प्रयोग है। ब्राह्मी लिपि,
ख्रोष्टी लिपि, ग्रीक, यूनानी और अरामिक लिपि। एक आपसे यह ध्यान में रखना है कि अशोक के, एक बहुत शानदार क्वेश्चन, अशोक के जितने भी, आपको पता है अशोक के, हम यदि बात करें तो अशोक के आज तक जो स्थल खोजे गए हैं, अभिलेखों की संख्या अशोक के अभिलेखों में कितने, 150 अभिलेख, अशोक के 150 अभिलेखों की खोज हो चुकी है। अब आपसे प्रश्न 450 स्थानों से इसके प्रमाण मिले हैं। अब उस आपसे पूछे अशोक के अभिलेख लिपि ब्राही, ख्रोष्टी लिपि, ग्रीक, अरेमाइक। अब इनका मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कौन सा अभिलेख कौन सी लिपि में लिखा गया था, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राही और ख्रोष्टी, अरेमाइक, कहीं ना कहीं इनका एग्जाम्पल उदाहरण मिला था कि ये अभिलेख, अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम्पल आया था कि कौन सा अभिलेख द्विभाषी अभिलेख है, तो आपको पता है द्विभाषी मतलब 2 भाषाओं में, तो इस तरह से एग्जाम्पल पूछा था, उदाहरण पूछा था। तो सबसे पहले मैं यदि बात करूं मानसेहरा कोमा, एक तो मानसेहरा हो जाएगा, एक हो जाएगा साहेबाजगढ़ी अभिलेख या मानसेरा अभिलेख। तो ध्यान देना थोड़ा, मानसेरा अभिलेख, साहबाजगढ़ी अभिलेख, ये दोनों अभिलेख आपको पता है किस लिपि में है, ख्रोष्टी लिपि में। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ख्रोष्टी लिपि में। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 ऐसे अभिलेखों के नाम बताइए जो आपको पता है ख्रोष्टी, मतलब ओनली फॉर एकमात्र ख्रोष्टी लिपि में। तो मानसेरा अभिलेख और साहबाजगढ़ी अभिलेख, ये दोनों ही अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, ख्रोष्टी लिपि में। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या मैं एग्जांपल दूं आगे कि ख्रोष्टी लिपि का जो उद्गम स्थल है वो ईरान है। क्या है, ईरान। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ख्रोष्टी लिपि का उद्गम स्थल कौन सा देश है, ईरान है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं मानसेरा अभिलेख और साहबाजगढ़ अभिलेख, दोनों जो अभिलेख है वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, ख्रोष्टी लिपि में। अब ध्यान में रखना है थोड़ा, इसको मैं अच्छा लिख दूं कि मानसेरा अभिलेख, जो मानसेरा अभिलेख है वो हजारा जिले में है, हजारा पाकिस्तान में है। बहुत शानदार क्वेश्चन। तो मानसेरा अभिलेख पाकिस्तान में है, हजारा जिले में। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी खोज कब हुई थी, तो आपको पता है मानसेरा जो अभिलेख थी इसकी खोज 1889 में कनिगम ने की थी। किसने की थी, कनिगम ने इसको खोजा था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं कि मानसेरा अभिलेख है वो हजारा जिला पाकिस्तान में 1889 में इसको खोजा गया था। किसने खोजा था, कनिगम ने। अब प्रश्न आता है साहबाजगढ़ अभिलेख। तो आपको पता है साहबाजगढ़ अभिलेख, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, साहबाजगढ़ अभिलेख पेशावर जिला पाकिस्तान में है। पेशावर जिला कौन सा है, पाकिस्तान में। अब इसको आपको खोजकर्ता पूछ सकता है, खोजकर्ता था जनरल कॉर्ट ने इसको खोजा था 1836 में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो ये दोनों मानसेरा अभिलेख है हजारा पाकिस्तान में 1889 में खोजा गया था कनिगम ने, और साहबाजगढ़ अभी पेशावर जो पेशावर जिला पाकिस्तान में, खोज जनरल कॉर्ट 1836। और दोनों ही जो अभिलेख है वो कौन सी लिपि में लिखे गए थे, ख्रोष्टी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ख्रोष्टी लिपि का उद्गम स्थल, तो आपको ध्यान में रखना है ख्रोष्टी लिपि का उद्गम स्थल ईरान है, और ये आपको पता है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं आगे, अब ये ध्यान में रखना है मानसेरा, और उसके बाद में देखो तो ये कौन से लिपि में, ख्रोष्टी लिपि में। उसके बाद में ध्यान में रखना है आपको अरेमाइक लिपि। बहुत शानदार क्वेश्चन, अरामाइक लिपि, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। अरेमाइक लिपि, तो आपको पता है अरेमाइक लिपि में 2 शिलालेख मिले हैं। अरेमाइक लिपि तो एक तो मिला, आपको मैं बता दूं, लगमान, शानदार क्वेश्चन है। अरेमाइक लिपि में कौन सा मिला, लगमान, या हम इसको कह सकते हैं लपक। बहुत शानदार क्वेश्चन, लपक। ये पूर्वी अफगानिस्तान में है। कहाँ है, पूर्वी अफगानिस्तान। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अरेमाइक लिपि में लगमान, जिसको लपक भी कहते हैं, पूर्वी अफगानिस्तान में ये फर्स्ट 2 नंबर शिलालेख,
इसको लघु शिलालेख कौन सा देते हैं? लघु शिलालेख 2। इसका नाम क्या था? लघु शिलालेख 2। तो हम कह सकते हैं अरेमाइक लिपि में लगमान लपक पूर्वी अफगानिस्तान में 2 लघु शिलालेख के नाम से संबोधित करते हैं। एक और अरेमाइक लिपि में, एक है तक्षशिला। तक्षशिला, अब देखो तक्षशिला आपको पता है, तक्षशिला तो इसको कहते हैं पाकिस्तान में रावलपिंडी, रावलपिंडी जिले में है, रावलपिंडी जिले में। तो हम कह सकते तक्षशिला रावलपिंडी जिले में, पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में। इसे लघु एक शिलालेख कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लघु शिलालेख। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों, एक अरामाइक लिपि में लगमान लपक पूर्वी अफगानिस्तान में 2 लघु शिलालेख, और तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में लघु शिलालेख फर्स्ट, ये दोनों ऐसे शिलालेख हैं जो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? अरेमाइक लिपि में लिखे गए हैं। तो आ गया आपको समझ में। पहला कौन सा था? खरोष्टी लिपि का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, अरेमाइक लिपि में दे दिया। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? द्विभाषिक अभिलेख, द्विभाषिक अभिलेख। अभी ये आपको पता है फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि द्विभाषी अभिलेख का कौन सा उदाहरण है। बहुत शानदार क्वेश्चन। तो द्विभाषिक अभिलेख, तो आपको पता है द्विभाषिक मतलब 2 अभिलेख, 2 भाषा का प्रयोग किया गया। द्विभाषिक अभिलेख, ध्यान से सुनना, सर-ए-कुन्ना कंधार, सर-ए-कुन्ना कंधार। तो द्विभाषीय अभिलेख सर-ए-कुन्ना कंधार, बहुत शानदार क्वेश्चन है। द्विभाषीय अभिलेख मतलब 2 भाषाओं का प्रयोग, द्विभाषीय अभिलेख सर-ए-कुन्ना। तो कंधार का जो अभिलेख था वो कौन सी भाषा में था? द्विभाषीय अभिलेख था। अब आपसे पूछ रहे कि द्विभाषीय कैसे? तो आपको पता है सर-ए-कुन्ना कंधार में है, ये अभिलेख द्विभाषीय अभिलेख था। एक इसमें ग्रीक भाषा का प्रयोग किया गया था, ग्रीक भाषा का, और दूसरी भाषा थी अरेमाइक। बहुत शानदार क्वेश्चन, अरेमाइक भाषा। तो ये 2 भाषाओं से लिखा गया था। सर-ए-कुन्ना आपको पता है, इसको श्रेष्ठ कुंबर ने इसको खोजा था। तो द्विभाषिक अभिलेख सर-ए-कुन्ना कंधार में है, ग्रीक भाषा से लिखा हुआ है। अरेमाइक भाषा का द्विभाषीय अभिलेख का क्या है? उदाहरण है। अब इसको थोड़ा सा अभी जो फर्स्ट ग्रेड में माना है, ये सर-ए-कुन्ना नहीं माना, लेकिन यदि हम केसरी वास्तव और यदि पप्पू सिंह प्रजापति बुक को देखें तो ये क्वेश्चन श्योर इसको नंबर सही मानना पड़ेगा, क्योंकि एक और आता है लेकिन उसका हमें प्रमाण नहीं मिलता। एक और था कंधार और लगमान के बीच में था, लेकिन उसमें भी द्विभाषीय अभिलेख का बात है, लेकिन उसका प्रमाण नहीं मिलता है हमें। अब जैसे द्विभाषीय अभिलेख आ जाए, सर-ए-कुन्ना कंधार में एक ग्रीक भाषा का प्रयोग किया गया था, एक अरेमाइक भाषा का प्रयोग किया गया था। ये पहला उदाहरण था। और एक मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो कंधार और लगमान के बीच में, कंधार और लगमान के बीच में एक जगह है पुर-ए-दुरस्त। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो कंधार और लगमान के बीच पुर-ए-दुरस्त, बहुत शानदार क्वेश्चन। पुर-ए-दुरस्त, एक तो इसमें प्राकृत भाषा का, एक तो इसमें किसका भाषा का? प्राकृत का, और एक अरेमाइक भाषा का प्रयोग किया गया था। तो हालांकि इस प्रश्न को मान नहीं सकते क्योंकि प्राकृत या इसका प्रमाण नहीं मिलता। तो द्विभाषीय अभिलेख सर-ए-कुन्ना कंधार और ग्रीक भाषा अरेमाइक भाषा में लिखा गया था। कंधार और लगमान के बीच में एक जगह अभिलेख था जिसका नाम था पुर-ए-दुरस्त, ये प्राकृत और अरेमाइक भाषा में लिखा गया था। तो ये द्विभाषीय क्या था? अभिलेख था। तो हम कह सकते हैं कि इस द्विभाषीय अभिलेख का इसमें क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। क्लियर? उसके बाद में चलते हैं हम एक ऐसा बहुत शानदार क्वेश्चन, एक ऐसा अभिलेख, बहुत शानदार क्वेश्चन, एक ऐसा अभिलेख जो ग्रीक या हम कह सकते हैं ग्रीक खरोष्टी और ब्रेल लिपि में दोनों में लिखा गया था। तो देखो ध्यान देना, एरागुड्डी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एरागुड्डी, कर्नूल, आंध्र प्रदेश, शानदार क्वेश्चन है। एराकुर्डी, कर्नूल, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में ये एकमात्र ऐसा अभिलेख था, ये एकमात्र ऐसा अभिलेख था,
एकमात्र ऐसा अभिलेख था जो जिसमें दो लिपियों का प्रयोग किया गया था, जिसमें दो लिपियों का प्रयोग किया गया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एराकुडी कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। यह एकमात्र ऐसा अभिलेख था जिसमें दो लिपियों का प्रयोग किया गया था, एक ब्रह्मलिपि या ब्रह्मलिपि या ख्रोष्टी, इन लिपि में लिखा गया था। तो एकमात्र ऐसा अभिलेख जो दो लिपियों में, तो एराकुडी कर्नूल आंध्र प्रदेश में। एक और शानदार क्वेश्चन, ये एकमात्र ऐसा अभिलेख जिसमें दो लिपियों का प्रयोग किया गया था, एक ब्रह्मलिपि एक ख्रोष्टी लिपि। अब देखो इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि एराकुडी अभिलेख की खोज, ध्यान देना, 1929 में अणु घोष ने की थी। अणु घोष, बहुत शानदार क्वेश्चन। अणु घोष ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ब्राइल लिपि, अब आपसे ध्यान में रखना है, ब्रह्म या ब्राइल लिपि ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ख्रोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और ख्रोष्टी लिपि का जो उद्गम स्थल था वो कौन सा देश है, ईरान है। तो ये वो आपका कौन सा, एराकुडी अभिलेख। तो ये अशोक के ज़्यादातर क्या है, आपको यदि द्विभाषिक और लिपियों के बारे में पूछ ले, या जो मैंने आपको समझाया अभिलेखों के बारे में, उसके बाद में भी कुछ ऐसे भी ध्यान में रखना है आपको। जैसे मैं मान लूँ जूनागढ़, गिरनार ले लो मलाई, गिरनार, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। गिरनार, तो आपको पता है गिरनार अभिलेख कहाँ मिला, गिरनार जूनागढ़ में मिला। जूनागढ़ में मिला, गिरनार जूनागढ़ में है। और आपको पता है इसकी खोज 1822 में कैप्टन बर्ट ने की थी। किसने की थी, कैप्टन बर्ट ने। इस तरह से और भी हम जैसे धौली की बात करें तो धौली अभिलेख की भी खोज आपको पता है स्टाइल ने की थी। तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे अभिलेख थे, स्तंभ अभिलेख, तो हम कह सकते हैं इस तरह से। अब आपसे वो प्रश्न पूछा है कि अशोक के ज़्यादातर, ये ध्यान में रखना है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख आपको पता है सामान्यतः उत्तर भारत अपवाद था। दक्षिण भारत में ज़्यादातर जो अभिलेख थे अशोक के, वो दक्षिण सोने की खानों के आसपास का क्षेत्र था। खानों के आसपास का क्षेत्र के पास ये अभिलेख थे। ये मुख्य मार्गों पर स्थित होते थे, व्यापारिक दृष्टि से बहुत व्यापारिक मार्गों पर या मुख्य मार्गों पर तीर्थस्थल के रूप में जाने जाते थे। उसके बाद में यदि आपसे प्रश्न पूछें कि अशोक के अभिलेखों को, तो मैंने इस तरह से आपको पढ़ाया। और भी आगे जैसे मान लो हम शिलालेख के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये तो था अशोक का अभिलेख। तो इस तरह से संबंधित अशोक के अभिलेखों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ये तो अभिलेख था। बाकी इसके स्तंभ अभिलेख, शिलालेख, वृद्ध शिलालेख, लघु स्थल लेख, इनके बारे में हम आगे जैसे लघु स्तंभ के बारे में चर्चा में करेंगे।